जिंदगी में बहुत बार विक्ट्री, जीत ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जब हमने उम्मीद नहीं की होती है, और वो आई होती है किस्मत की वजह से, हमारे लक की वजह से। बट हमको लगता है कि क्योंकि इस बार जीत मिल गई तो फिर से वही चीज करते हैं, फिर से वही चीज करते हैं। हम एक ही तरीके को बार बार अपनाते हैं और सोचते हैं कि जीत मिलती रहेगी, बट ऐसा होता नहीं है। अगर इसका रीसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब ब्लिट्जक्रीग का इस्तेमाल करके लोअर कंट्रीज को, फिर फ्रांस को, नॉर्वे को, सारी कंट्रीज को जर्मनी ने हरा दिया था। बट जब वही ब्लिट्जक्रीग को यूज करने के लिए वो सोवियत यूनियन में गए तो वहां पे उनको थोड़ा सा मुश्किल हुआ। और ये बहुत ही कमाल की बात है क्योंकि जर्मनी में ही ऐसे बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स थे जो इस बात को बहुत स्ट्रिक्टली बोलते थे कि आपको सेम टेक्निक हर बार नहीं लगानी है। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जहां पे एक राजा को जब जीत मिली और वो जीत अनएक्सपेक्टेड थी, तो उसके बाद उसने क्या किया। कहानी शुरू होती है 1066 एडी से, यानी आज से 1000 साल पहले। उस जमाने में ब्रिटेन का जो राजा था उसका नाम था एडवर्ड द कन्फेसर। इस इंसान की ऐसी रेपुटेशन थी कि बहुत एनर्जेटिक है, बहुत प्रभावशाली है, बट एट द सेम टाइम बहुत धार्मिक था। और कुछ हिस्टोरियन से कहते हैं कि वो एक ब्रह्मचारी था। तो उसने शादी तो की थी बट उसका एक भी बच्चा नहीं था। तो अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और आपने मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ भी दो अगर, तो हमारे होली स्क्रिप्चर्स जो हैं, आप रामायण ले लो या महाभारत, तो इसमें इतनी जो कहानियां हैं उन सब में आप देखोगे जो बड़े बड़े राजा होते थे, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, कोई युवराज, कोई बच्चा जो उनका आगे शासन संभाले, अगर वो नहीं है तो कितना डर लगता था राजाओं को, कितना घबराते थे वो, आपने कहानियों में देखा होगा। तो इसी वजह से अगर एक बड़ा साम्राज्य आपने बना लिया है तो आपको कुछ भी करके, कैसे भी करके उसका एक उत्तराधिकारी तो चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो सडनली आपका जो राज्य है वो लीडरलेस हो जाएगा और बाकी के लोग आके उस पर हमला कर देंगे। तो इसी वजह से एडवर्ड कन्फेसर का जो सिचुएशन था, उसका कोई बच्चा नहीं था, तो उसके जो सारे जो मंत्रिमंडल था सब डर रहे थे कि अरे इसके बाद राजा कौन होगा। एक नॉर्मल टाइम जब चल रहा है ना, जब पीस टाइम चल रहा है, तब भी एक राजा की, एक लीडर की जरूरत होती है। स्पेशली पहले के टाइम में जब राजाओं का राज होता था, तो अगर इतना बड़ा ब्रिटेन था, उसका अगर राजा नहीं है तो एक और टेंशन की बात ये थी उस समय, क्योंकि वहां पे जो वाइकिंग्स थे, नॉर्वे की तरफ से जो फाइटर्स थे, वो आके ब्रिटेन को मतलब खतरा पैदा कर रहे थे उनके लिए। तो इनको, ब्रिटेन के लोगों के लिए था कि राजा तो हमको चाहिए ही चाहिए। और फिर इसी के बीच 1066 में ये राजा जो था उसकी डेथ हो गई। अब ये टेंशन हो गई कि अब किसको राजा बनाया जाए। जो राजा का मंत्रिमंडल था उसको विटान बोलते थे। विटान का इंग्लिश ट्रांसलेशन है वाइज मैन, मतलब ऐसे लोग जिनको बहुत बुद्धि है, समझदार लोग। तो इन लोगों ने अब ये सोच में पड़ गया, क्योंकि इसके पहले ऐसा हुआ नहीं था कि राजा का कोई उत्तराधिकारी ना हो। हिस्ट्री के उस जमाने में लोगों का यह मानना था कि जो राजा होते हैं ना, उनको राज करने की अनुमति सीधे भगवान ने दी होती है। मतलब वो नॉर्मल इंसान उठ के कोई राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए आपको भगवान के थ्रू कनेक्शन होना चाहिए। और उस जमाने में लोग ये मानते थे कि आपका वो राजा वाली जो परमिशन है भगवान से, वो सिर्फ तभी मिल सकती है अगर आपके पास रॉयल ब्लड है, मतलब आपके खून में शाही खून है, आपके पिता या कोई रिश्तेदार पीछे से कोई रॉयल फैमिली में होना चाहिए। अब यहां पे कोई भी ऐसा कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा था भाई जो जिसके पास रॉयल ब्लड हो। तो उन्होंने कहा कि अब इसको चुने किसको यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि जब राजा नहीं था तो जो नेक्स्ट पावरफुल लोग होते थे उस जमाने में, वो थे नोबल्स, माने ऐसे लोग जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, जमींदार, मतलब बड़े बड़े जमींदार, और उनके पास इतने अमीर होते थे वो लोग कि उनके पास अपनी छोटी छोटी आर्मी होती थी। तो जब अगर इंग्लैंड के राजा को कहीं पे मार्च करना है तो एक्चुअली नोबल्स को बुलाते थे और उनकी आर्मीज को लेकर मार्च करते थे। तो उन्होंने सोचा कि किसी न किसी नोबल को चुन लेते हैं। अब नोबल्स भी बहुत सारे थे, तो चुना किसको जाए, और अगर आपने एक नोबल को चुन लिया तो बाकी लोग बोलेंगे अरे मेरे को क्यों नहीं चुना। तो फाइनली जिस नोबल को इन लोगों ने चुना उसका नाम था हैरल्ड गॉडविंसन। एक तो नोबल था, एक ये बात थी। दूसरा उसके पक्ष में ये बात थी कि वो इंसान राजा की वाइफ का भाई था, माने राजा का साला था वो, तो उसके पास एक ऑब्वियसली एडवांटेज था फैमिली वाला। और कुछ हिस्टोरियन से भी कहते हैं कि अपने डेथ बेड पे मरने के जस्ट पहले राजा ने कह दिया था कि हाँ तुम चलो इसको बना देना राजा। तो ये भी एक बात थी। बाकी जो नोबल्स थे उनको ऑब्वियसली डिसीजन अच्छा नहीं लगा कि इसको क्यों चुन लिया। और उसके अलावा सिर्फ नोबल्स को ही नहीं, जितने भी ब्रिटेन के आसपास जो बाकी जो देश थे ना, उनको भी लग रहा था कि हमारा भी इस जगह पे राज करने का हक बनता है, क्योंकि हमारे पास रॉयल ब्लड है और हम किसी न किसी तरह से राजा से कनेक्टेड थे, तो हमको क्यों नहीं चुना गया। तो इस वजह से जो आसपास के जो वाइकिंग्स थे, और मैं आपको कहानी में और आगे बताऊंगा, जो और लोग
जो टेंशन दे रहे थे ना ब्रिटेन को, उनको और हिम्मत मिली, उनको और गुस्सा आया कि इसको क्यों बना दिया उन्होंने राजा। बट इसी वजह से हैरल्ड गॉडविंसन के ऊपर और प्रेशर आया कि अब वो नॉर्मल सिचुएशन में राजा नहीं बना था, उसको बहुत खतरा था ऑलरेडी। तो राजा बनने के बाद उसने सोच लिया कि भाई उसको किसी ना किसी तरह से अपने सारे नोबल्स को और अपनी जनता को प्रूव करना होगा कि वो राजा बनना डिजर्व करता है। हालांकि गॉडविंसन खुद किसी भी तरह से रॉयल फैमिली से लाइक ब्लड से रिलेटेड नहीं था, बट उसको प्रूव करना था अपने आप को। गॉडविंसन का जो राजा बनने के बाद वाला जो समय था वो बहुत ही टेंशन में गुजरा, और कुछ ही महीनों के बाद उसके जो पड़ोसी वाइकिंग्स थे उन्होंने सोचा कि भाई ये मस्त अपॉर्चुनिटी है, कोई राजा इस समय नया नया बना है, इसको कुछ पता नहीं है, अभी हमला करते हैं ब्रिटेन के ऊपर। वाइकिंग्स का जो लीडर था, जो इस हमले को लीड करने वाला था, उसका नाम था हैरल्ड हैड्राडर। और वाइकिंग किंग हैड्राडा को हेल्प कौन कर रहा था? यहां ब्रिटेन के किंग का अपना सगा भाई, उसका नाम था टोस्टिग। और टोस्टिग को लग रहा था कि इसको क्यों बना दिया, मुझे क्यों नहीं बनाया, मैं भी तो उसका साला था और मेरे पास भी वो सारी चीजें हैं जो इसके पास हैं। तो वो अपना उसको गुस्सा था। तो गद्दी की बात थी और सब लोगों को गद्दी चाहिए थी, इस वजह से उसने साथ दिया वाइकिंग किंग का और बोला चलो हम जाके ब्रिटेन पे हमला करते हैं। तो वाइकिंग की जो पूरी सेना थी, कुछ 9-10 हजार लोगों की सेना थी, उनके साथ टोस्टिग ये लोग आके लैंड कर गए यॉर्क के पास जो ब्रिटेन में है। और जब इसको बताया गया गॉडविंसन को, तो उसने बोला चलो भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये थी गॉडविंसन के साथ कि इसके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। द ओनली आर्मी दैट ही हैड वाज उसके कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे जिनकी उसने एक आर्मी बना के रखी थी। तो 3000 वो सोल्जर्स थे। इन योद्धाओं को हस्काल्स कहते थे और ये प्रोफेशनली ट्रेंड थे। तो अभी के लिए गॉडविंसन के पास यही एक स्टैंडिंग आर्मी थी। तो उसने सोचा चलो ठीक है, इन्हीं को लेकर आगे बढ़ता हूं। और जहां पे वो था किंग, उसको जाना था यॉर्क की तरफ। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करना था, उसने सोचा कि मैं रास्ते में चलते चलते आसपास के जो ट्राइब्स हैं, जो नोबल्स हैं, उन लोगों को बोलूंगा कि मेरी मदद करो और उनको सबको साथ में लेके मैं जाके हमला करूंगा। तो इसने मार्च करना स्टार्ट किया। अब देखिए, जहां से इसने शुरू किया था वहां से इसको यॉर्क तक पहुंचना था। तो ये लंबा डिस्टेंस था, लगभग 300 किलोमीटर का। नॉर्मली जब पुराने जमाने में आर्मीज मार्च करती थी तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 10-12 दिन, 15 दिन, कभी कभी 1 महीना भी लगता था। परंतु ये जो किंग था गॉडविंसन, इसको था कि मैं कुछ सरप्राइज करता हूं इनको। तो उसने एक तरह से ब्लिट्जक्रीग का पुराना वर्जन, उस समय ब्लिट्जक्रीग एक चीज बनी भी नहीं थी, बट उसने सोचा कि बहुत तेजी से मार्च करके लेके जाऊंगा और उनको मैं सरप्राइज कर दूंगा। तो गॉडविंसन की जो आर्मी थी, खुद की और उसके 3000 जो हस्काल्स थे, उसके अलावा उसने जो बाकी लोगों को रास्ते में इकट्ठा किया था, उन सबको मिला के उसके पास भी लगभग वाइकिंग्स के बराबर की सेना हो गई थी। तो वो मार्च करते करते इन लोगों को लेके 300 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने सिर्फ 5 दिन में पूरा कर लिया। इतना डिस्टेंस वो एक दिन में अपनी आर्मी को मार्च करवा रहा था। और फाइनली जब पहुंचे वो लोग, जब उनको पता चला कि अब हम जहां पे पहुंच चुके हैं उसके बस थोड़ी ही दूर वाइकिंग्स की सेना है, तब उन्होंने तैयार कर लिया कि लड़ाई के लिए तुरंत रेडी हो जाओ। वाइकिंग सेना के लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी आर्मी इतनी जल्दी यहां पे कैसे आ गई, कि अभी वाइकिंग सेना जो ब्रिज क्रॉस कर रही थी, स्टैमफोर्ड ब्रिज, आधी सेना इस तरफ थी, आधी सेना इस तरफ। तो जब इन्होंने तुरंत हमला कर दिया वाइकिंग की सेना के ऊपर, तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उनकी सेना हाफ हो गई थी और आधी सेना पतले से ब्रिज को क्रॉस करके आ रही थी। तो वो रीइंफोर्स तेजी से नहीं कर पा रहे थे। और धीरे धीरे करते करते ये जो लड़ाई शुरू हुई, तो गॉडविंसन की सेना ने मैसेकर किया, पूरी तरह स्लॉटर कर दिया वाइकिंग की सेना को। और उनका जो लीडर था वो मारा गया और उसका जो भाई था टोस्टिग, उसको भी मार दिया गया। तो वाइकिंग्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ी और भयानक हार थी, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतने जल्दी ये पूरी सेना यहाँ पे पहुंच जाएगी। ऐसा कहते हैं कि ये हार उनके लिए इतनी भयानक थी कि वाइकिंग्स ने जब डिसाइड किया कि अब तो यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला, जब वापस जाने के लिए डिसाइड किया, तो इतनी शिप्स लेके आए थे वो लोग, बट उनके पास लोग ही नहीं बचे थे कि शिप्स को वापस लेके जाएं। तो उन्होंने मैक्सिमम शिप्स तो यहीं छोड़ दी, सिर्फ 20-25 शिप लेके वो लोग वापस चले गए। और वो आए थे 200 से ज्यादा शिप्स लेके, इतने लोगों को मार दिया गया। तो यहां पे कंप्लीटली सक्सेस मिली गॉडविंसन को, और उसका एक जो कीर्ति थी उसकी, वो पूरी तरह कायम हो गई कि भाई ये बंदा ब्रिटेन को लीड कर सकता है। परंतु यहां पे भी जब वाइकिंग से आप लड़ रहे हो, तो वाइकिंग ऐसा तो थे नहीं कि वो अमेचोर्स थे, वो लोग प्रोफेशनल फाइटर्स थे और बैटल हार्डन सोल्जर्स थे। वो तो वाइकिंग सरप्राइज हो गए थे, इस वजह से वो लोग यहां पे जीत नहीं पाए। बट क्योंकि वो लोग बहुत टफ सोल्जर्स थे, इसी वजह से ये जो गॉडविंसन की सेना थी, उसके पास जो सबसे अच्छे फाइटर्स थे हस्काल्स, उनको भी काफी कैजुअलिटीज हुई। तो ऐसा नहीं था कि आसानी से जीत गए लोग, बट बहरहाल अब उसको जीत मिल गई और उसका ये कायम हो गया कि वो ब्रिटेन के लिए एक अच्छा रूलर है। बट इससे पहले कि वो अपनी ये जो
नई जिसको जीत मिली इसको एंजॉय करता, एक दूसरा साइड से इन्वेजन आ गया। आप सोचो कि आपने इतनी मेहनत से इतना मार्च करके इतने कठिन परिस्थितियों से एक दुश्मन को हराया, इन्वेडर को, और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर, बहुत लंबा टाइम भी नहीं था, सिर्फ 21-22 दिनों के अंदर ब्रिटेन के दूसरे छोर पे हेस्टिंग्स पे एक दूसरा इन्वेडर आ गया अपनी सेना को लेकर। और ये जो इन्वेडर था इसका नाम था विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। ये नॉर्मन सेना को लेकर आया था। और इस बंदे की कहानी ये थी कि ये कह रहा था कि ये जो राजा था हमारा इसके पहले, एडवर्ड द कन्फेसर, उसने मरने के बहुत सालों पहले, 10-15 साल पहले, उसने वादा किया था विलियम को कि भाई क्योंकि तू किसी तरह से मेरे से कनेक्टेड है, कोई ना कोई ब्लड है तेरे में, तो इस वजह से मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तू ब्रिटेन को राज करना मेरे बनने के बाद। तो इस वजह से विलियम ये क्लेम कर रहा था कि मुझे यहां पे राजा बनना चाहिए। तो जब बात की थी उसके पहले, अटैक करने से पहले, जब उसने गॉडविंसन से बात की थी, तो गॉडविंसन ने कहा था कि ठीक है, हो सकता है कि तेरे को कहा हो पहले, बट क्योंकि मरते समय इसने मुझे कहा था तो मैं राजा बनूंगा। बट इसने बोला कि नहीं, क्योंकि पहले मुझे कहा था तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब जो भी हो, वो अपनी सेना को यहां पे लेके अटैक करने के लिए आ गया था। यहां तक सिचुएशन पूरी कंट्रोल में थी गॉडविंसन के, हालांकि मुश्किल थी बट कंट्रोल में थी। परंतु यहां पे गॉडविंसन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से उसकी और ब्रिटेन की पूरी जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह बदल गई। हुआ ये कि जब उसको पता चला कि अब ये यहां पे आ गया है, तो उसके पास जो सोल्जर्स थे उसने कहा कि जैसे मैंने इन लोगों को सरप्राइज किया ना, वाइकिंग्स को, वैसे ही अपनी सारी आर्मी को लेकर जाऊंगा, बहुत तेज मार्च करके जल्दी से वहां पहुंच जाऊंगा और इनको भी सरप्राइज करके इनको हरा दूंगा। तो गॉडविंसन को ये 320 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस ट्रैवल करना था हेस्टिंग्स तक पहुंचने के लिए। गॉडविंसन के पास जो सबसे अच्छे सोल्जर्स थे उस टाइम वो थे हस्काल्स, और उसमें से 1/3 सोल्जर्स को या तो उसने गवा दिया था या बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे इस बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई में। तो अब जो उसको बाकी जो सेना थी वो बहुत अच्छे सोल्जर्स नहीं थे, वो लोग एमेच्योर्स ही थे, बस स्कर्मिशर्स के लिए वो लोग ठीक थे, बट अच्छे सोल्जर्स नहीं थे। इन सारे सोल्जर्स को लेके इसने बोला कि मैं उसी स्पीड पे वापस मार्च करूंगा। अब प्रॉब्लम यहां पे ये हुई कि क्योंकि उसके पास जो अच्छे सोल्जर्स थे उसमें कैजुअलिटी हो गई थी, तो वो कम हो गए थे। उसके अलावा वो इतनी बुरी तरह थके हुए थे कि जब इतना मार्च करने की जब बात आई तो बहुत सारे सोल्जर्स ने विड्रॉ कर लिया कि हम लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम इस हालत में ही नहीं कि हम लड़ाई कर सकें। दूसरी बात, गॉडविंसन ने जो इतना फास्ट रिस्पॉन्स किया इस इन्वेजन का, उसकी वजह से वो अपनी एक आर्मी जो वो बिल्ड कर सकता था, रेस कर सकता था बाकी लोगों से हेल्प लेके, वो नहीं कर पाया, क्योंकि अभी वो एक बैटल जीत के आया था, तो लोगों का कॉन्फिडेंस उस पर बढ़ गया था, तो शायद से वो और बड़ी आर्मी बना लेता, बट वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उसने कहा कि नहीं, उसी स्पीड में मार्च करेंगे। तो वही 50-55 किलोमीटर की एक दिन में वो मार्च करते करते 320 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस पूरा कर लिया, और वो हेस्टिंग्स के पास जाके सामने वाली जो नॉर्मन आर्मी थी, विलियम की जो आर्मी थी, उसके साथ टकराए। ये बैटल इस तरह से हुआ था कि गॉडविंसन के जो हस्काल्स थे, जो उसके बेस्ट सोल्जर्स थे, उसने उसको एकदम बीच में रखा था, और जो उसके बाकी थोड़े वीक सोल्जर्स थे उनको उसने रखा था हस्काल्स के दोनों फ्लैंक्स पे, एक लेफ्ट फ्लैंक पे, राइट फ्लैंक पे। तो जब ये जो आर्मी थी, जो इन्वेडर्स थे, उन लोगों को क्या था कि जब उनको पता चला कि ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे लड़ाई करने के लिए, वो भी सरप्राइज हुए कि इतनी जल्दी कैसे आ गए। बट उनको ये था कि अब जा तो हम सकते नहीं, हम पहुंच तो चुके हैं ब्रिटेन पर, ये आइलैंड है तो हमको लड़ाई तो उनसे करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपना चार्ज किया, और बार बार वो लोग फ्रंट पे, सेंटर पे अटैक कर रहे थे, और सेंटर वाले जो हस्काल्स थे वो लोग बिल्कुल डिफेंड कर पा रहे थे। तो इस वजह से ऐसा लग रहा था कि ये जो विलियम है उसने गलती की। तो उसने क्या किया, उसने बोला राइट साइड से अटैक करो अपनी आर्मी को। तो जो राइट वाले जो सोल्जर्स थे वो भी ब्रेक नहीं कर रहे थे, तो विलियम ने अपनी जो आर्मी जो राइट साइड से अटैक कर रही थी उनको बोला कि विड्रॉ करने का नाटक करो, जो हम कहते हैं ना कि झूठ मूठ दिखाओ कि हम लोग भाग रहे हैं। तो उसके सोल्जर्स ने भागना स्टार्ट किया। तो जो गॉडविंसन के राइट साइड वाले सोल्जर्स थे, जब उन्होंने देखा कि ये तो भाग रहे हैं, तो उन्होंने उनको उनके पीछे भागना शुरू किया, और इस वजह से उनकी जो फॉर्मेशन थी वो ब्रेक हो गई। तो ये जो सोल्जर्स उनके पीछे भागे थे उनको तो पूरी तरह मार दिया उन लोगों ने, और उसके बाद क्योंकि फॉर्मेशन टूट चुकी थी, तो ये इन सोल्जर्स को भी पूरी तरह घेर के, जो नॉर्मन सोल्जर्स अपने साथ जो कैवलरी लेके आए थे, घुड़सवार लोग, उन्होंने पूरी तरह इन लोग को स्लॉटर कर दिया, और इस लड़ाई में गॉडविंसन भी मारा गया। और इसी के साथ बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में जो 1066 में हुआ था, इसमें द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी विलियम की जीत हुई, और इसी के बाद उस बंदे का नाम हो गया विलियम द कॉन्करर। ब्रिटेन की हिस्ट्री में विलियम द कॉन्करर की एक बहुत स्पेशल जगह है,
और अक्सर लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते कि वो इंसान इसलिए जीता था क्योंकि उससे जो लड़ाई कर रहा था राजा गॉडविंसन, उसने जल्दीबाजी की और उसने क्या सोचा कि मैं एक बार ब्लिट्जक्रीग टाइप की जो स्पीड की जो टेक्निक है उसको मैं लेके जीत चुका हूं, तो वही मैं यहां रिपीट कर दूंगा तो मैं यहां पे भी जीत जाऊंगा। परंतु ऐसा नहीं था। कई बार आप इसलिए जीत जाते हो क्योंकि आपका लक आपके साथ था, और चलो आपने मान लीजिए कि आपने एक्चुअली अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई भी, बट एक अच्छा जनरल, एक अच्छा वॉरियर वही है जो अगली जब लड़ाई हो तो वो सेम टू सेम कार्बन कॉपी टेक्निक यूज ना करे, कुछ अलग करे। और यही गलती शायद से जर्मनी ने भी की थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्योंकि जब फ्रांस को उन्होंने इन्वेड किया था तो अपनी स्पीड की वजह से उनके जो पैंजर डिविजन्स थे वो इतना तेजी से घुस गए थे आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू फ्रांस के अंदर कि फ्रांस की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो पूरी तरह सकपका गई थी। और उनकी इनकम्पिटेंसी की वजह से फ्रांस लोगों को वहां पे हारना पड़ा था, क्योंकि फ्रांस के पास भी काफी फायर पावर थी और ऐसा नहीं था कि वो लोग वीक देश थे। बट जर्मनी की ये टेक्निक बहुत ही सरप्राइज कर गई फ्रांस के जनरल्स को और इस वजह से वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। बट जब वही सेम कॉपी करके डिट्टो सेम टेक्निक जब यूएसएसआर के ऊपर, सोवियत यूनियन के ऊपर लगाई जर्मनी ने, तो वहां पे वो टेक्निक फेल हो गई। ब्लिट्जक्रीग इसीलिए फुल प्रूफ टेक्निक नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आप जा रहे हो तो ब्लिट्जक्रीग से अटैक करोगे तो आप जीत ही जाओगे। इसके मैंने वीडियो बनाया कि ब्लिट्जक्रीग फेल क्यों हुआ, क्योंकि यूएसएसआर वैसी कंट्री नहीं थी, उतनी छोटी कंट्री नहीं थी कि आप इतने आसानी से आप कैपिटल तक पहुंच के उनको हरा दोगे। और इसी गलती का खामियाजा भुगता जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इसीलिए अगर आप जीत रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वही टेक्निक आप हर बार लगा के जीतते जाएंगे। कई बार आपको अपने एनिमी को देख के टेक्निक चेंज करनी पड़ती है, और इस चीज का बेहतरीन उदाहरण है वर्ल्ड वॉर 2 के एक जर्मन जनरल अर्विन रॉमल। नॉर्थ अफ्रीका के कैंपेन में इसीलिए सब उनसे इतना डरते थे एलाइड कमांडर्स, क्योंकि वो कभी भी उनको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता था कि ये कहां से अटैक करेगा, कब करेगा, किस डायरेक्शन से जाएगा। और यही अर्विन रॉमल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि हर बैटल उनके लिए एक नई बैटल थी, और नई बैटल मतलब नई स्ट्रैटेजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।